करेंसी मार्केट्स गुरुवार सुबह की ट्रेडिंग में नीचे जाते हुए ट्रेड कर रहे थे। रिटेल सेल्स में 1.3% की उछाल के बावजूद यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स समर्थन प्रदान करने में विफल रहे। वहीं जेनेसिस द्वारा ट्रेडिंग फ्रीजिंग रिडेम्पशंस की खबर और नैस्डैक कंपोजिट इंडेक्स ने बीटीसी और ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट को नीचे की ओर जाने दिया। इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल सेक्टर पर व्यापक प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि टेमासेक सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड जो $300 बिलियन मैनेज करता है, सिकोया के बाद FTX और FTX यूएस में अपनी सभी $275 मिलियन निवेश को खो चुका है। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.2% की गिरावट के साथ $16,660 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 3.5% की गिरावट के साथ $1,220 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। यूएस क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने FTX फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड और कॉमेडियन लैरी डेविड सहित उनके एक्सचेंज को प्रमोट करने वाली कई हस्तियों पर मुकदमा दायर किया है और आरोप लगाया है कि वह FTX यील्ड बियरिंग डिजिटल करेंसी अकाउंट्स को बेचने के लिए डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। मायामी में मंगलवार देर रात दायर प्रपोज्ड क्लास एक्शन में आरोप लगाया गया कि FTX यील्ड बियरिंग अकाउंट्स अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज थी, जिन्हें अमेरिका में अवैध रूप से बेचा गया था। जब क्रिप्टो एक्सचेंज लिक्विडिटी कंसर्न की वजह से लड़खड़ाया, तब यूएस इन्वेस्टर्स ने $11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान सहा, जो मुकदमे का आरोप लगाया गया है। मुकदमा बैंकमैन-फ्राइड और 11 एथलीट्स और FTX को प्रमोट करने वाले मशहूर हस्तियों से अनस्पेसिफाइड डैमेजेस की मांग करता है, जिसमें डेविड सेनफील्ड और कर्ब योर एंथुसियाज्म के निर्माता शामिल हैं, जिन्होंने 2022 सुपर बॉल के दौरान प्रसारित FTX के लिए एक कमर्शियल में एक्ट किया था। मुकदमे में नामित अन्य लोगों में नेशनल फुटबॉल लीग क्वार्टरबैक टॉम ब्रेडी, टेनिस स्टार नाओमी ओसाका और प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम द गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के नाम शामिल हैं। FTX ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया और रिपोर्ट के बीच यूएस अथॉरिटी से जांच का सामना कर रहा है कि FTX से बैंकमैन-फ्राइड की ट्रेडिंग कंपनी अल्मेडा रिसर्च में $10 बिलियन के कस्टमर एसेट्स को शिफ्ट कर दिया गया था। वहीं रॉयटर्स ने बताया कि कम से कम $1 बिलियन क्लाइंट फंड गायब है। इंटरिम के CEO दिरार इस्लिम ने बुधवार को एक कॉल में कस्टमर्स को बताया कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बैंक जेनेसिस ग्लोबल ट्रेडिंग की लेंडिंग आर्म FTX के कोलैप्स के मद्देनजर टेम्पररीली रिडेम्पशंस और नए लोन ऑर्गेनाइजेशंस को सस्पेंड कर रही है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के रूप में जानी जाने वाली यूनिट इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स बेस की सेवा प्रदान करती है और 2022 की थर्ड क्वार्टर के अंत तक टोटल एक्टिव लोन्स में $2.8 बिलियन थे। सैम बैंकमैन-फ्राइड की क्रिप्टो कंपनीज FTX और अल्मेडा रिसर्च के इस महीने के इम्प्लोजन के साथ इस इंडस्ट्री के लिए पनिशिंग पीरियड के बाद ये डिसीजन आया है। इस्लिम ने कहा कि FTX की ड्रामेटिक फॉल ने विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रेरित किया है, जो जेनेसिस की करंट लिक्विडिटी से ज्यादा है। पिछले हफ्ते जेनेसिस ने खुलासा किया कि इसकी डेरिवेटिव्स यूनिट के पास इसके FTX ट्रेडिंग अकाउंट में लगभग $175 मिलियन का फंड लॉक है। रिजल्ट में DCG ने $140 मिलियन के इक्विटी इन्फ्यूजन के साथ जेनेसिस की बैलेंस शीट को मजबूत करने का विकल्प चुना है। अनाउंसमेंट को क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी और कस्टोडियन द्वारा नोट किया गया है, जिसकी जेनेसिस के साथ पार्टनरशिप है। ऐसे में दूसरी तरफ ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म नैनसेन के डेटा से पता चलता है कि जेमिनी ने पिछले 24 घंटों में $485 मिलियन का नेट आउटफ्लो देखा है, जो कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस में सबसे बड़ा है। आउटफ्लोज टोटल $563 मिलियन थे और इनफ्लोज में सिर्फ $78 मिलियन द्वारा ऑफसेट किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस को अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी से फाइनेंशियल सर्विसेज परमिशन प्राप्त हुई है। FSP प्रोफेशनल क्लाइंट्स को कस्टडी प्रोवाइड करने के लिए बाइनेंस को सक्षम करेगा, बशर्ते वो FSRA द्वारा आउटलाइन FSP की कंडीशंस को पूरा करते हों। प्रोविजंस या ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करने के लिए दुनिया का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्प्रिहेंसिव और बीस्पोक वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पेश किया गया है। अबू धाबी की इकोनॉमी को मजबूत करने और बदलने के उद्देश्य से ADGM ने वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज के लिए एक लेंडिंग ग्लोबल हब और बिजनेस प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। ADGM के चेयरमैन अहमद जासिम अल-जाबी ने कहा,
हम वेब 3.0 इकोनॉमी के लिए सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए ADGM में बाइनेंस के ऑपरेशंस और R&D का सपोर्ट करने के लिए तत्पर हैं। MENA और यूरोप के रीजनल हेड रिचर्ड टेंग ने कमेंट किया कि ADGM और FSRA के साथ काम करना एक हाईली कोलैबोरेटिव प्रोसेस रहा है, जो हमारे इंडस्ट्री और पब्लिक सेक्टर के बीच कोऑपरेशन के वैल्यू को रेखांकित करता है। अप्रैल 2022 में बाइनेंस को ADGM रेगुलेटर से वर्चुअल एसेट में ब्रोकर डीलर के रूप में काम करने के लिए अपनी इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव हो गई है। UNI इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की नेटिव क्रिप्टो करेंसी यूनिस्वैप आज 6% ऊपर है, जो करंट में $6.34 की कीमत और $4.8 बिलियन के मार्केट कैप पर ट्रेड कर रही है। पिछले 5 दिनों में यूनिस्वैप पर यूजर एक्टिविटी में काफी वृद्धि हुई है, क्योंकि FTX के कोलैप्स के साथ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यूजर्स के लिए एक पसंदीदा मंच बन गया है, क्योंकि वे सेंट्रलाइज्ड प्लेयर्स में विश्वास खो चुके हैं। यूनिस्वैप पर डेली न्यू ट्रांजैक्टिंग वॉलेट्स 55,500 से आगे बढ़ गए हैं। मंगलवार 15 नवंबर को एक मैसेज में इसने लिखा था, यूनिस्वैप के वेब ऐप के नए यूजर्स 2022 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सेल्फ कस्टडी और ट्रांसपेरेंसी की मांग जोरों पर है और यूजर्स जो जानते हैं और विश्वास करते हैं उसके लिए आ रहे हैं। लेट्स कीप बिल्डिंग। जैसा कि FTX क्राइसिस सामने आया, यूनिस्वैप लैब्स ने समझाया कि कैसे यूजर्स को डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का चयन करना चाहिए। इसमें फेल होने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा सभी DEX एक्टिविटी ऑन चेन होती है। ये ट्रांसपेरेंट, वेरीफिएबल और यूजर्स द्वारा अप्रूव्ड होती है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV। नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। जितनी तेजी से वेब3 की दुनिया ने कईयों को मालामाल कर दिया, उतनी ही तेजी से हम क्रिप्टो विंटर के बीच एक के बाद एक जानी मानी कंपनीज के कोलैप्स होने की वजह से इन्वेस्टर्स के विश्वास को लड़खड़ाते हुए देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जब कोई आपको ऐसी राह दिखाए जो इन सभी उथल पुथल के बीच भी मजबूती से बना हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? दरअसल मैं बात कर रही हूं बाइनेंस के CEO CZ की, जिन्होंने हाल ही में कैश स्ट्रैप्ड और इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया है कि कैसे वे सभी एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बीच क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जी हाँ विशाखा, दरअसल FTX कोलैप्स के बाद असमंजस में फंसे इन्वेस्टर्स को राह दिखाने के लिए CZ ने ट्विटर स्पेस में आस्क मी एनीथिंग सेशन होस्ट किया था, जिसके बीच उन्होंने लोगों को बहुत सारी एडवाइस देने के साथ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के बजाय डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर जोर दिया। ऐसे में CZ द्वारा आस्क मी एनीथिंग सेशन में की गई सभी अहम बातों पर नजर डालने से पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ट्विटर पर एक यूजर द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए CZ ने निष्पक्ष रूप से छोटे इन्वेस्टर्स के लिए अपनी राय पेश की, जिसमें उन्होंने कहा, अगर आप अगले हफ्ते या अगले महीने इस्तेमाल में आने वाले पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ डिस्क्रिशनरी कैश का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी आपको लंबे समय तक जरूरत नहीं है, जैसे शायद कुछ साल के लिए। दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेयर कैश है, जाओ ने इन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को नियर फ्यूचर में कैपिटल लगाने से पहले 2 बार सोचने की सलाह दी है। उस पर सीधे ने कहा कि अगर आप नहीं जानते कि क्या हो रहा है तो अनुमान लगाने की कोशिश न करें कि क्या होने वाला है। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम हाई वोलेटिलिटी और अनप्रेडिक्टेबलनेस के दौर से गुजरेंगे। साथ ही उन्होंने इसमें आगे बात करते हुए कहा कि इसलिए जब तक आप बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मैच्योर, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और रिस्क को संभाल सकते हैं, तो मैं ज्यादातर लोगों को इस पीरियड के लिए बस इसे होल्ड करने के लिए सलाह दूंगा। संदीप, FTX क्राइसिस को देखने के बाद इन्वेस्टर्स सभी को शक की निगाह से देख रहे हैं।
ऐसे में इसके बारे में बात करते हुए सीजी ने कंफर्म किया है कि बाइनेंस में ऐसी कोई समस्या नहीं है। ये पूछे जाने पर कि यूजर्स को एक्सचेंज में विश्वास क्यों बनाए रखना चाहिए, जिस पर उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट की ओर इशारा किया और कहा, हम पर लोन नहीं है, हम पर डेट नहीं है, हम पर किसी का भी कोई पैसा बकाया नहीं है, हमने प्लेटफॉर्म से लोन्स भी नहीं दिया और इसलिए हम कभी भी यूजर की एसेट्स नहीं लेते हैं और इसे किसी थर्ड पार्टी को मैनेज करने और यील्ड अर्न करने की कोशिश करने के लिए नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, विशाखा, एएमए सेशन में सीजी ने अपने ऊपर इन्वेस्टर्स के विश्वास को मजबूत करते हुए कहा कि बाइनेंस प्लेटफॉर्म के कोलैप्स की स्थिति में वो अपने यूजर्स को उनके फंड विड्रॉ करने से नहीं रोकेगा। सेशन के दौरान उन्होंने कहा, अगर सभी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से अपने पैसे निकालते हैं तो हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को बंद कर देंगे। हमारे पास दूसरे कई प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। माहौल को देखते हुए संदीप, सीजी को लगता है कि इस तरह की घटना भी पूरी तरह से संभव है। उनका मानना है कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस के मेन स्ट्रीम बन जाने के बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और सीजी ने यह भी कहा है कि अगर हमारे पास लोगों को अपनी एसेट्स को सुरक्षित और आसानी से रखने की अनुमति देने का कोई तरीका हो सकता है तो 99% जनरल पॉपुलेशन ऐसा कर सकती है। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस मौजूद नहीं होंगे या शायद मौजूद होने की जरूरत ही नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि बाइनेंस एक्सचेंज खुद सेंट्रलाइज है, सीजी ने जोर देकर कहा कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स में सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल्स दोनों भी शामिल है, जो यूजर्स को चॉइसेस प्रोवाइड करने और एंटरप्रेन्योर्स को बनाने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। तो संदीप, अब जो सेशन हुआ था उसमें सीजी के द्वारा की गई बातचीत से ये लगता है कि वे हाल के समय में इन्वेस्टर्स को अलर्ट रखना चाहते हैं ताकि पहले से ही नुकसान का सामना कर रहे इन्वेस्टर्स और ऐसी किसी समस्या का सामना ना करें। साथ ही दूसरी गौर करने वाली बात यह भी है कि वे खुलकर डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जी हाँ विशाखा, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे बड़े खिलाड़ी उनके इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं। तो ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प और लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं संदीप कसालकर। मैं विशाखा ठाकुर। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ।